जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बेस्ड टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इन्फ्लेशन और आपको डिफ्लेशन के बारे में दोस्तों आपको बताया था। इन्फ्लेशन को हम महंगाई कहते हैं और डिफ्लेशन को दोस्तों हम मंदी कहते हैं। इसमें दोस्तों इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको इस डिटेल के साथ बताया है कि जब दोस्तों वस्तुओं की कीमतें, वस्तुएं और सेवाओं की जो कीमतों में लगातार जो वृद्धि होती है, उसी को हम दोस्तों महंगाई कहते हैं। जब दोस्तों महंगाई बढ़ती है तो आपकी दोस्तों जब महंगाई बढ़ेगी तो यहाँ पर जो पैसे की जो दोस्तों खरीदने की जो क्षमता होती है वो आपकी कम हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों डिफ्लेशन में यानी कि मंदी में क्या होता है कि मंदी में दोस्तों हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था। इसमें वस्तुएं और सेवाओं की जो कीमतें होती हैं दोस्तों, इसमें कीमतें घट जाती हैं। जब दोस्तों यहाँ पर कीमतें घट जाती हैं तो पैसे की जो खरीदने की क्षमता होती है वो यहाँ बढ़ जाती है। इस बारे में दोस्तों हमने डिफ्लेशन के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत डीपली डिस्कशन किया था, उसका आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। तो उसके बारे में ये दोस्तों जब हमारी ये दोस्तों डिफ्लेशन क्या होता है, इसको हम मंदी भी कहते हैं। यानी कि जब वस्तुओं और सेवाओं की जब कीमतें कम हो जाती हैं तो हमारा मुद्रा की क्रय शक्ति यानी कि पैसे की जो खरीदने की शक्ति होती है वो आपकी बढ़ जाती है। और ये डिफ्लेशन यानी मुद्रा अपस्फीति दोस्तों हमेशा महंगाई की उल्टी होती है। और अगर हम दोस्तों आपके महंगाई और आपकी दोस्तों मंदी के बारे में महंगाई और मंदी के बारे में दोस्तों कुछ टर्म्स के बारे में जाने, महंगाई और इनके दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में अगर जाने। जब दोस्तों महंगाई बढ़ेगी, जब महंगाई आती है तो आपके महंगाई कैसे बढ़ेगी दोस्तों? जब हमारे देश के अंदर जब पैसा जब बढ़ जाता है, जब दोस्तों हमारे देश के अंदर जब पैसा बढ़ जाएगा, तो जब पैसा बढ़ जाएगा दोस्तों, तो पैसा बढ़ने से हमारे यहाँ पर जब हमारे दोस्तों आपके पास या सब किसी के पास अगर पैसा जब बढ़ जाएगा तो फिर उसकी ऑटोमेटिक है कि डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ जाएगी यानी कि मांग बढ़ जाएगी। तो पैसा जब अधिक होगा तो वो सब कुछ मांगेगा कि उसकी इच्छाएं समाप्ति नहीं होंगी। कभी कुछ मांगेगा, कभी कुछ, इस तरीके से उसकी मांग बढ़ जाएंगी। जब मांग बढ़ जाएगी दोस्तों तो फिर जब मांग बढ़ने से क्या होता है कि फिर उत्पादनों में भी वृद्धि होती है। तो मांग बढ़ेगी दोस्तों तो उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जब दोस्तों उत्पादन जब बढ़ता है तो फिर उत्पादन बढ़ाने के लिए फिर यहाँ पर लोगों को भी उत्पादन में जोड़ा जाता है, यानी लोगों को भी फिर नौकरियां मिलती हैं दोस्तों। यानी कि लोगों को रोजगार मिलता है दोस्तों, तो फिर नौकरियों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि आपकी नौकरी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब महंगाई बढ़ती है तो हमको ये सभी के सभी फैक्टर्स दिखते हैं। और यही बात करते हैं अगर हम दोस्तों मंदी की, यानी कि जब डिफ्लेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर डिफ्लेशन कब आता है दोस्तों? जब हमारे देश के अंदर जब पैसा कम हो जाता है। पैसा जब कम हो जाता है दोस्तों, तो हमको जब पैसा जब कम हो जाएगा तो फिर हमारे पास जब पैसा नहीं होगा तो दोस्तों फिर मांग भी नहीं कुछ ज़्यादा करोगे, तो मांग भी यहाँ पर कम हो जाती है। जो मांग होती है दोस्तों, मांग भी आपकी कम हो जाती है। डिमांड करना भी आप कम कर देते हो। फिर डिमांड जब करोगे दोस्तों, अगर कहीं से हमें डिमांड ही नहीं मिल रही तो वो कंपनी आपका उत्पादन भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपका उत्पादन भी कम हो जाता है। जब दोस्तों उत्पादन कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो लोग काम करते थे वो भी फिर निकाले जाएंगे। तो लोग निकाले जाएंगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर नौकरियां कम की जाएंगी, तो नौकरी भी यहाँ पर दोस्तों आपकी डिफ्लेशन में कम हो जाती है। यहाँ आप कह सकते हो दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ जाती है। यहाँ पर हालांकि दोस्तों आपकी डिफ्लेशन बहुत ही खतरनाक होती है। इन चीज़ों के बारे में दोस्तों हमने डिस्कशन किया था और आपके हमने गति के आधार पर भी मुद्रास्फीति के बारे में जाना था, यानी कि गति के आधार पर जो महंगाई बढ़ती है उनके बारे में भी जाना था। पहला टर्म्स था हमारी रेंगती हुई मुद्रास्फीति, यानी कि दोस्तों रेंग रही है वो, जो बहुत धीमी धीमी तरीके से जो महंगाई बढ़ती है उसको हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी आप कह सकते हो जब महंगाई आपकी 0% से 3% तक जब बढ़ जाती है, जब महंगाई दोस्तों वार्षिक 0% से 3% तक बढ़ जाती है, तो यह आपकी दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है, जिसे हम बहुत अच्छी दोस्तों महंगाई मानते हैं इसको। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर की जो हमारी दूसरे नंबर की जो मुद्रास्फीति है उसको हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरे नंबर की जो मुद्रास्फीति है दोस्तों हम उसको चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, चलती हुई मुद्रास्फीति में
इसमें इसमें जो होता है वो महंगाई वार्षिक रूप से दोस्तों, इसमें महंगाई आपकी 3% से, यानी आप कह सकते हो 4% से, आपकी 4% से यहाँ पर 10% तक महंगाई बढ़ जाती है। यानी महंगाई जो वार्षिक रूप से 4% से 10% तक बढ़ जाती है तो वो आपकी चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। इससे यह दोस्तों कम अच्छी होती है, ये दोस्तों ज़्यादा अच्छी होती है, ये आपकी कम अच्छी होती है। नेक्स्ट तीसरे नंबर की जो है आपकी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, इसके बारे में भी बताया था। जब दोस्तों वार्षिक रूप से जब दोस्तों महंगाई 11% से 99% तक बढ़ जाती है तो उसको हम दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर कूदती हुई मुद्रास्फीति है दोस्तों आपकी। और इसी तरीके से हमने जो महंगाई के जो दोस्तों प्रभाव है, महंगाई के जो दोस्तों प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में भी जाना था दोस्तों। कुछ लाभ होते हैं, कुछ को हानि होती है। और लाभ में दोस्तों आपके डेबिटर आते हैं, ऋणी आते हैं, उत्पादक आते हैं, और किसान आते हैं, व्यापारी आते हैं। इनके बारे में बिल्कुल विद डिस्कशन किया है दोस्तों, डिटेल के साथ डिस्कशन किया है इससे पहले वाले लेक्चर में, वो जाके आप देखें पहले। और हानि में दोस्तों आपके ऋणदाता आते हैं और आपके उपभोक्ता भी आते हैं, और आपकी सेविंग्स यहाँ पर नहीं हो पाती हैं। और दोस्तों आपके जो निश्चित इनकम आय वाले जो वर्ग होते हैं, यानी दोस्तों फिक्स इनकम ग्रुप वाले यहाँ पर लोग, यानी कि सरकारी जो एम्प्लॉई होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हमने डिटेल के साथ एक वीडियो, इससे पहले वाला लेक्चर आपको हमने दोस्तों यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, उसके बारे में आप पहले पढ़ें। अब दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो टर्म है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करते हैं, अगर दोस्तों स्टैगफ्लेशन के बारे में बात करें तो इसको हिंदी में मुद्रास्फीति या जनित मंदी के नाम से इसको जाना जाता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी के नाम से इसको जाना जाता है। और यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है दोस्तों, जहाँ यह दोस्तों आपकी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति होती है यहाँ पर दोस्तों हमें जब तीन काम एक साथ देखने को मिलते हैं। यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें तीन काम एक साथ देखने को मिलते हैं, जहाँ यहाँ पर दोस्तों तीन काम एक साथ हो रहे होते हैं, जिसमें से पहला जो काम देखने को मिलता है वो आपका मुद्रास्फीति अधिक हो जाती है, यानी कि यहाँ पर महंगाई बहुत अधिक हो जाती है। पहला काम ये होता है दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था में। और दूसरा जो काम होता है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत अधिक हो जाता है, यानी बेरोजगारी भी आपकी अधिक हो जाती है। और तीसरा जो काम है दोस्तों आर्थिक विकास भी आपका कम हो जाता है। आर्थिक विकास के बारे में मैंने आपको बताया था। आर्थिक विकास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उत्पादन आपका कम हो जाता है दोस्तों, उत्पादन आपका कम हो जाता है। जब उत्पादन दोस्तों आपका कम हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि आपकी जीडीपी में भी कमी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों जीडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था, जीडीपी के बारे में बहुत पहले भी, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था जीडीपी क्या होता है। जीडीपी के बारे में हमने जाना था कि जो एक साल में एक देश की सीमा के अंदर बनने वाले सामान की वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अ, एक साल में एक साल में एक देश की सीमा के अंदर एक देश की सीमा के अंदर सामान की वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपको दोस्तों बताई थी कि हमारी जीडीपी भी यहाँ पर कम हो जाती है, यानी कि एक साल में एक देश की सीमा के अंदर बनने वाले सामान की जो वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं, यह भी आपकी कम हो जाती है। तो ये तीनों की तीनों जो दोस्तों काम देखने को मिलते हैं, ये तीनों की तीनों घटना जब एक साथ देखने को मिले तो उसी को हम मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी किसको कहा जाता है दोस्तों, जब हमें मुद्रास्फीति अधिक देखने को मिले, बेरोजगारी भी अधिक देखने को मिले, और आपकी आर्थिक विकास भी कम हो, इस चीज को हम दोस्तों कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है उसके बारे में देखते हैं, फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र दोस्तों क्या होता है, फिलिप्स वक्र हमें एक प्रकार की जानकारी देता है जिसमें यह बताया जाता है कि दोस्तों महंगाई और बेरोजगारी कितनी कैसे क्या है। महंगाई आपकी दोस्तों कितनी है और बेरोजगारी के संबंध के बारे में हमें फिलिप्स चक्र फिलिप्स फिलिप्स वक्र बताता है। आपका फिलिप्स एक दोस्तों अर्थशास्त्री थे, इन्हीं के नाम से दोस्तों एक फिलिप्स वक्र रखा गया जो हमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध के बारे में बताता है। और यह दोस्तों जो संबंध होता है वो आपका उल्टा होता है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई का और बेरोजगारी का जो संबंध होता है वो दोस्तों आपका उल्टा होता है, यानी कि अगर आप कह सकते हो जब दोस्तों महंगाई बढ़ेगी
तो आपकी बेरोजगारी कम होती है। महंगाई अगर बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है। और मुद्रास्फीति यानी महंगाई जब कम होती है, जब महंगाई दोस्तों कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब आपकी महंगाई जब बढ़ती है तो बेरोजगारी कम हो जाती है। इन दोनों का जो दोस्तों संबंध होता है वो उल्टा होता है। अब हम थोड़ा देखते हैं दोस्तों, इनका संबंध भी देख लेते हैं, कैसे आपकी महंगाई और कैसे दोस्तों बेरोजगारी पे कैसे क्या बढ़ती है, कैसे घटती है, उसके बारे में देखते हैं। ये दोस्तों हमारी जो रेखा है ये आपकी महंगाई वाली रेखा है मान लो, और ये वाली इधर वाली जो दोस्तों हॉरिजेंटल जो रेखा है वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट वाली है। यहाँ पर महंगाई का परसेंटेज दे रखा है और यहाँ पर दोस्तों बेरोजगारी का परसेंटेज दे रखा है। जब दोस्तों हमारी मान के चलो हमारी जो एक तरफ की जो ये वाली रेखा है दोस्तों, यहाँ पर ये हमने महंगाई को, ये रेखा आपकी महंगाई को बताती है, ये आपकी रेखा अनएम्प्लॉयमेंट को बताती है। मान के चलो हमारी महंगाई, अगर महंगाई दोस्तों 1% हो, अभी मान लो दोस्तों हमारी महंगाई 1% हो और बेरोजगारी अभी 2% हो। महंगाई 1% हो, बेरोजगारी 2% हो, तो दोस्तों इसका जो दोस्तों शेप बनेगा, चित्र बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अगर दोस्तों अगर हमारी महंगाई 2% हो जाए, अगर महंगाई 2% हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया था जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी हो जाती है 1%। जब दोस्तों आपकी बेरोजगारी 1% हो जाएगी, ऐसी नॉर्मल आप समझ सकते हो। महंगाई जब बढ़ती है तो दोस्तों उत्पादक भी बढ़ता है आपका, मैंने आपको बताया था। उत्पादक बढ़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर नौकरियां भी बढ़ेंगी। जब दोस्तों नौकरियां बढ़ेंगी तो फिर नॉर्मल बात है कि बेरोजगारी कम होगी। बेरोजगारी दोस्तों तभी तो कम होगी जब हमें हमें नौकरी मिलेगी ज़्यादातर लोगों को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, महंगाई बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट घट रहा होता है। तो जैसे जैसे दोस्तों महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी महंगाई बढ़ती है, और वैसे ही वैसे दोस्तों आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जाता है। यही पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ लिखें। इन्फ्लेशन होता है यानी कि जो आपका मुद्रास्फीति होता है, जब ये बढ़ता है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, यानी आपकी मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है। और यहीं पर दोस्तों आपकी मुद्रास्फीति जब घटती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, यानी आप कह सकते हो, यानी कि महंगाई जब घटती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। यहाँ पर दोस्तों आपको एग्जाम्पल देके मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। महंगाई बढ़ेगी तो यहाँ पर दोस्तों मान के चलो कोई कंपनी है, दोस्तों जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई कैसे बढ़ती है, हमारे देश के अंदर जब पैसा बहुत सारा आ जाता है। जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा दोस्तों तो फिर डिमांड भी ज़्यादा, यानी लोगों की मांग भी ज़्यादा हो जाएगी। जब मांग ज़्यादा हो जाती है तो दोस्तों फिर उत्पादक भी बढ़ाया जाता है। मान के चलो ये दोस्तों एक कंपनी है, यहाँ पर किसी चीज़ का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर दोस्तों मांग थी, यहाँ पर दोस्तों मांग, मान के चलो 1000 चीज़ों की मांग है, तो फिर 1000 चीज़ के लिए 2000 लोग भी एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, 2000 लोग काम करने के लिए होने चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों जब हमारा उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पर दोस्तों फिर यानी कि रोजगार मिलेगा, यानी कि यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, तो आपका बेरोजगारी कम हो गई। अब यहीं पर दोस्तों आपके मान के चलो 2000 प्रोडक्ट बनाने हैं, हमें 2000 प्रोडक्ट का उत्पादन करना है, तो 2000 प्रोडक्ट हमारे 1000 लोग तो नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारे ये दोस्तों यहाँ पर 1000 प्रोडक्ट को 2000 लोग करते थे, अब 2000 प्रोडक्ट है हमारे पास, तो ये 2000 लोग तो कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर हमको 2500 लोगों को और रखना पड़ेगा। यानी जो 500 लोग और भी हैं दोस्तों, इनको भी रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरीके से रोजगार मिल जाएगा तो दोस्तों बेरोजगारी कम हो जाएगी। तो यही है, महंगाई जब बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है। यहीं पर दोस्तों मुद्रास्फीति जब कम होती है यानी महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। यहीं पर दोस्तों अगर महंगाई कम हो जाए तो ना तो लोगों की डिमांड होगी, ना उत्पादक की डिमांड होगी, ना उत्पादकों की बढ़ाए जाएंगे दोस्तों, ना प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो दोस्तों लोगों को कंपनियों में से बाहर निकाला जाएगा, तो बाहर निकाला जाएगा तो दोस्तों फिर बाहर आके फिर बेरोजगारी बढ़ाने लगेंगे। तो यही है, जब मुद्रास्फीति जब कम होती है तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ने लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए भी कुछ दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं, कुछ इंडेक्सों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों महंगाई को कैलकुलेट कैसे करें, और उसको कैलकुलेट करने के लिए, महंगाई को कैलकुलेट करने के लिए दो इंडेक्स की ज़रूरत होती है, यानी दो इंडेक्स का हम प्रयोग करते हैं। पहला जो इंडेक्स है दोस्तों वो आपका WPI, जिसकी फुल फॉर्म है होल सेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। ये आपका थोक मूल्य सूचकांक है दोस्तों। दूसरा इंडेक्स है CPI, जिसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे दोस्तों हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं।
अब दोस्तों ये थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है इसके बारे में आपको बता देते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर जानना है तो आप ये कह सकते हो, जो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स है, आपको WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स हमको यह बताता है कि होलसेल के रेट कितने बढ़े हैं। जो दोस्तों आपके होलसेल हैं, होलसेल के रेट कितने बढ़े हैं। आपको डब्ल्यू पी आई दोस्तों यह बताता है कि होलसेल के रेट कितने बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम WPI इंडेक्स यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है दोस्तों, CPI हमको यह बताता है कि आपके जो उपभोक्ताओं को जो चीज़ें मिल रही हैं वो कितनी महंगी हैं। यानी दोस्तों जो उपभोक्ताओं को चीज़ें मिल रही हैं उस वो कितनी महंगी है उसके बारे में आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। अब दोस्तों एग्जांपल से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि मान के चलो कोई हमारे पास हमको पेन बनाना है। मान के चलो कोई किसी चीज़ का हमें उत्पादन करना है। उत्पादन करने के लिए दोस्तों आपका उत्पादन करने के लिए किसी फैक्ट्री में दोस्तों उत्पादन होता है। मान लो कि कोई सामान है इस फैक्ट्री में आपके बनता है। अब यहाँ से बनने के बाद दोस्तों उत्पादन हुआ यहाँ पर किसी चीज़ का। अब उत्पादन होने के बाद यह आपका फैक्ट्री से गया यहाँ पर होलसेलर के पास, यानी थोक विक्रेता के पास यह जब जाता है सामान। अब फिर थोक विक्रेता के बाद जब जब सामान यहाँ से जाएगा तो वो जाएगा आपका फुटकर विक्रेता के पास। यानी थोक विक्रेता से आपका फुटकर विक्रेता के पास जाता है, यानी जिसे हम रिटेलर कहते हैं। इसे हम दोस्तों होलसेलर कहते हैं, इसे रिटेलर कहते हैं। अब फुटकर विक्रेताओं से दोस्तों जो रिटेलर होता है इनके पास से जो सामान जाता है वो हम लोगों के पास जाता है, यानी कि जो उपभोग करते हैं, जो खर्च करते हैं उपभोक्ता के पास जाता है, जिसे कंज्यूमर कहते हैं। तो यहाँ से फुटकर यानी कि फुटकर फुटकर विक्रेता के पास से यहाँ पर कंज्यूमर उपभोक्ता के पास जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सामान पहुँच रहा है यानी उपभोक्ता को जो चीज़ें मिल रही हैं वो कितनी महंगी हैं, यानी उपभोक्ताओं को मिलने वाली चीज़ें कितनी महंगी है उसके बारे में आपका CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। आप यहाँ लिख सकते हो कि उपभोक्ताओं को चीजें कितनी महंगी मिलने लगी, यानी कि दोस्तों उपभोक्ताओं को महंगी मिलने वाली चीजों के बारे में जो बताता है वो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। हमें दोस्तों होलसेलर यानी WPI क्या बताता है, यह होलसेल के रेट कितने बढ़े उसके बारे में बताता है। और CPI किसके बारे में बताया कि हम उपभोक्ताओं को कितना महंगी चीज़ें दे रहे हैं उसके बारे में आपका CPI इंडेक्स बताता है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। मान के चलो दोस्तों यहाँ पर थोक विक्रेता के पास कोई सामान है अभी 10 रुपये का, यानी फैक्ट्री में 8 रुपये का बना, फैक्ट्री से फिर थोक विक्रेता के पास 10 रुपये का गया, फिर आपके फुटकर के पास 12 रुपये का गया। अब ये यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर उपभोक्ताओं को बेचेगा वो आपका 14 रुपये का बेचेगा। अब 14 रुपये का बेचेगा। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट मान लीजिए फिर इसको फैक्ट्री से ये 10 की जगह 12 का मिला। और फिर उसके बाद दोस्तों फुटकर विक्रेता को अभी ये 14 का बेचा जाएगा। अब यहाँ पर जो कंज्यूमर हैं उनको 16 रुपये का बेचा जाएगा। तो वही है दोस्तों जो आपके होलसेलिंग में जो रेट बढ़ रहे हैं उसके बारे में आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स बताता है। और जो हमारे फुटकर विक्रेताओं के जो रेट रेट बढ़ रहे हैं उसके बारे में आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। यानी दोस्तों ये आपके जो होल यानी कि जो रिटेलर हैं वो कितने रुपए यानी कि अपना सामान कितना महंगा यहाँ पर बेच रहे हैं उसके बारे में आपका CPI बताता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार और दोस्तों बता देता हूँ कि WPI हमें यह बताता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स यह बताता है कि होलसेल के रेट कितने बढ़ते हैं। और CPI हमको यह बताता है कि उपभोक्ताओं को कितनी महंगी चीज़ें मिल रही हैं, उपभोक्ताओं को महंगी मिलने वाली चीज़ों के बारे में। यानी जो उपभोक्ता पहले आपको यह 14 में देता था अब 16 में दे रहा है, यहाँ पर आप कह सकते हो उपभोक्ताओं को कितनी महंगी चीज़ें मिल रही हैं उसके बारे में CPI बताता है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम है कंज्यूमर मूल्य सूचकांक। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि भारत में जो महंगाई का मापन जो करता है, भारत के अंदर जो महंगाई का मापन करता है वो दोस्तों आपका डब्लू पर किया जाता है, यानी कि WPI पर किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर किया जाता है। यहीं पर दोस्तों RBI के बारे में बात करते हैं। RBI द्वारा जो
महंगाई का मापन किया जाता है वो आपका सीपीआई पर किया जाता है। सीपीआई पर यहाँ किया जाता है, यहाँ पर डब्ल्यूपीआई पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों ये आपके इंडेक्स जो, यानी यहाँ पर इन इंडेक्सों से जो महंगाई मापी जाती है, निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है, तो उसके लिए जो आधार वर्ष रखा गया है वो 2011 से 12 रखा गया है डब्ल्यूपीआई के लिए, और सीपीआई के लिए आधार वर्ष 2012 रखा गया है। और दोस्तों जो डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, इसको तैयार जो किया जाता है वो आपका उद्योग मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी उद्योग मंत्रालय इसे जारी करता है। और इसे दोस्तों सीएसओ जारी करता है सीपीआई को आपका जो तैयार करता है वो आपका सीएसओ जारी करता है। सीएसओ भी दोस्तों एक जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के नाम से इसको जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी ये पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं दोस्तों, बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग के बारे में अगर बात करते हैं तो बैंकिंग में दोस्तों, बैंकिंग के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक बैंक और एक आपका दोस्तों बैंकिंग। बैंकिंग जो होता है दोस्तों, बैंक जो होता है एक ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संस्था होती है दोस्तों, और इस संस्था के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसको हम बैंकिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यही देखते हैं, बैंक जो होता है यह एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संस्था होती है, और बैंक की कार्य जो प्रणाली होती है उसको हम बैंकिंग कहते हैं। यानी बैंक के द्वारा जो काम किए जाते हैं, जो नियम कानून किए लागू किए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं, वो आपके सभी के सभी काम बैंकिंग कहलाते हैं। और दोस्तों बैंक के कुछ फंक्शन है, बैंक के कुछ फंक्शन है, उनके बारे में भी जान लेते हैं, बैंक के क्या क्या कार्य हैं। अब दोस्तों जैसे कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अब ये पैसे आप घर पे तो रखोगे नहीं, घर पे रखने के लिए, घर पे रखोगे तो तुम्हारे कुछ चोरी भी हो सकते हैं, इसलिए आप घर पर रखोगे नहीं, तो आप बैंक में इनको जमा कर दोगे। तो दोस्तों पहला जो काम है बैंकों का वो आपका जमा स्वीकार करना, आप बैंकों में जमा करोगे। अगर दोस्तों आप अगर जमा करते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, यानी कि यहाँ पर बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देगी। दूसरा काम के बारे में बात करें दोस्तों, अगर किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, कुछ खरीदना है, यानी लोन सैंक्शन करवाना है अपना, तो यहाँ पर दोस्तों बैंक जो है आपको लोन भी देती है। बैंक जो है वो आपको लोन उपलब्ध कराती है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है बैंक आपसे यहाँ पर लेती है, यहाँ पर इंटरेस्ट लेती है, यहाँ पर देती है। तो बैंक के यही काम है, पहला जमा को स्वीकार करती है, दूसरा ऋण उपलब्ध कराती है। यहाँ पर बैंक आपको इंटरेस्ट देती है और यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट आपसे लेती है। दूसरा दूसरा नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम बैंकिंग हिस्ट्री, यानी कि दोस्तों बैंक की क्या क्या इतिहास रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, भारत में जो स्थापित पहला जो बैंक था, भारत में सबसे पहला जो बैंक स्थापित हुआ था वो दोस्तों उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में कोलकाता में हुई थी। दोस्तों जब हमारे भारत में अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था तो यहाँ पर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सहयोग कंपनी थी जिसका नाम था दोस्तों अलेक्जेंड्रिया कंपनी। अलेक्जेंड्रिया जो कंपनी थी दोस्तों, इसने ही, अलेक्जेंड्रिया कंपनी ने ही पहली बैंक दोस्तों भारत में खोली थी जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान अपनी कोलकाता में पहली बैंक खोली थी अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंड्रिया ने ही दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया कंपनी ने। लेकिन दोस्तों यह बाद में आपकी, यहाँ पर दोस्तों जब अंग्रेज बहुत लूटपाट करने लगे थे, लोगों को परेशान करने लगे थे, और जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर लोगों ने अपना रुपया इस बैंक से सब निकाल लिया, जिसकी वजह से ये 1831 से 1832 में यह बैंक बंद हो गई। जब दोस्तों यह बंद बैंक हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब दोस्तों अंग्रेज, ये हमारे भारत में जिस जगह पर अंग्रेज रुकते थे और जिस जगह पर दोस्तों अंग्रेज रुका करते थे, उस वहाँ पर एक गवर्नर को बैठाल दिया जाता था। वहाँ पर दोस्तों एक गवर्नर को बैठाल दिया जाता था। जब वहाँ पर जब दोस्तों जिस जगह पर बैठता था उस जगह को बोला जाता था प्रोविंस। उसको दोस्तों प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जो गवर्नर बैठता था उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और दोस्तों इस तरीके से इधर बंगाल में भी लोग बैठे, गवर्नर बैठे थे मद्रास की तरफ, इधर बंगाल मुंबई की तरफ। तो यहाँ पर इनकी अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियाँ हुई थी दोस्तों, और इन्हीं के आधार पर दोस्तों, प्रेसिडेंसी के आधार पर इन्होंने 3 बैंकों को खोला। प्रेसिडेंसी के नाम पर ही दोस्तों इन्होंने 3 बैंकों को खोला था, जो कि आपकी 3 प्रेसिडेंट बैंक थी जो खोली गई थी। पहला जो दोस्तों आपकी यहाँ पर, जहाँ पर आपका पहला बंगाल में गवर्नर बैठता था दोस्तों, यहाँ पर बंगाल में खोली गई थी,
जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में खोली गई थी। दूसरी जो बैंक खोली गई थी वो बैंक ऑफ बॉम्बे खोली गई थी 1840 में। और तीसरी जो बैंक थी वो बैंक ऑफ मद्रास थी, जिसको 1843 में खोला गया था। और ये तीनों की तीनों जो बैंक थी, इनको दोस्तों प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। इनको दोस्तों प्रेसिडेंट बैंक इनको कहा जाता था। आप कह सकते हो प्रेसिडेंसी भी कह सकते हो, या प्रेसिडेंट बैंक इसको कह सकते हो। फिर दोस्तों क्या हुआ कि जब बात नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1921 में आते आते, बात तो होती है दोस्तों 1921 में। 1921 में दोस्तों आते आते इससे 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 कुछ साल पहले 1914 से लेकर 1918 में दोस्तों 1918 में यहाँ पर भारत में विश्व युद्ध देखने को मिला था। अब आपको पता है दोस्तों, जहाँ कहीं पर भी युद्ध होता है तो वहाँ पर आपकी महंगाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों महंगाई बढ़ने लगी थी, तो इन बैंकों से धीरे धीरे से रुपए निकलने लगे थे। इन बैंकों से रुपए निकलने लगे थे दोस्तों महंगाई बढ़ने की वजह से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों 1921 में दोस्तों जब ये इतनी कमज़ोर साबित हो गई थी ये तीनों बैंक, तो इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज कर लिया गया, यानी इन तीनों को मिला लिया गया। और मिलाने के बाद दोस्तों जब इनको मिलाया गया तो इनका जो नाम हुआ इन बैंकों का इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब हमारा भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो 1947 में दोस्तों जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत की सरकार के अधीन कुछ चीज़ें आने लगी। तो इस इम्पीरियल बैंक को दोस्तों भारत के जो सरकार थी, सरकार ने अपने अंडर ले लिया। और जब सरकार के अंडर कोई चीज़ चली जाती है तो उसको राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो इस बैंक का दोस्तों जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया था। और राष्ट्रीयकरण करने के बाद दोस्तों 1955 में इस इम्पीरियल बैंक का नाम पड़ गया एसबीआई, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी के सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।